करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में अगर आपको फर्क नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट रोड है और उसमें ही हमारी जो कार है वो लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है, कभी कोई टर्न नहीं ले रही है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगा। अब अगर फ्लैट जमीन है और कार हमारी 90 डिग्री टर्न ले लेती है या कोई भी हल्का सा भी टर्न ले लेती है, तो अब वो एक्स डायरेक्शन में भी चल रही है, वाई डायरेक्शन में भी चल रही है, यहां पे केवल एक्स डायरेक्शन में ही चल रही है। तो केवल एक्स डायरेक्शन में चलना वन डायमेंशन है, एक्स और वाई दोनों में चलना टू डायमेंशन है। अब मान लीजिए कि एरोप्लेन चल रहा है या कोई कीड़ा उड़ रहा है, दोनों एक ही चीज है, वो दोनों ही थ्री डायमेंशन है। कैसे? देखिए, जैसे एरोप्लेन अगर टेक ऑफ कर रहा है यानी ऊपर जा रहा है, तो क्या करेगा? एरोप्लेन ऐसे तो टेक ऑफ नहीं करता है, ऐसे टेक ऑफ करता है। तो ऐसे जाने में ये क्या कर रहा है? ये ऊपर तो जा ही रहा है, आगे भी जा रहा है ना? आगे जाते जाते ऊपर जा रहा है, तो आप इसको टू डायमेंशन बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो टर्न भी ले रहा है, ऐसे ये घूम भी जा रहा है। तो अब क्या कर रहा है? ये ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, और मेरे हिसाब से राइट साइड में भी जा रहा है। ऐसे जा रहा है, राइट साइड में जा, तो तीन डायमेंशन हो गए। तो इसलिए अगर ऐसा ये कर रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, और फिर इधर की तरफ घूमे जा रहा है, बोर्ड के बाहर आया जा रहा है। तब ये क्या कर रहा है? एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, और जेड में भी चल रहा है। तो ये हो गया थ्री डायमेंशन। जब तक आप क्लास 9th में हैं तो आपको वन डायमेंशन पे ही काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैप्टर का ही नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कैसी चीजें फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? जैसे लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, करंट, पावर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इनकी यूनिट भी होती है, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे लेंथ की बात करें तो 5 मीटर, 5 मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर यूनिट हो गई। और करंट की बात करें 3 एम्पियर, 3 मैग्नीट्यूड हो गया, एम्पियर यूनिट हो गई। पावर 50 वॉट, 50 मैग्नीट्यूड हो गया और वॉट यूनिट हो गया। लेकिन अब कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं विच आर नॉट फिजिकल, ठीक है, या नॉन फिजिकल बोल सकते हैं। वो कैसी होती हैं? जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे एंगर, लव, हेट्रेड, ये सारी चीजें नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इन्हें फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा प्यार में नहीं पढ़ना है हमें। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग इस चार्ट से डिफरेंस भी समझेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं कि भाई हमारे अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी, यूनिट तो होगी लेकिन मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी। और वेक्टर कह रहा है कि हमारे अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही चर्चा होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर में काउंट होती हैं, उन्हें लिख लेते हैं। तो इतने सारे नाम लिखने के बाद भी हम लोग नीचे एटसेट्रा लिख रहे हैं कि भाई अभी और सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो देखिए, काफी चीजें तो आपको पता है, लेंथ, मास, टाइम जानते ही हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, ये जानते हैं, होती हैं, ये स्केलर में आती हैं। लेकिन अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब आपको पता ही नहीं है, वो भी स्केलर में आती हैं। तो जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे 9th की, तब ज्यादा आपके लिए नेचुरल हो जाएगा कि आप पहचान पाए कि ये वाली स्केलर है और ये वाली वेक्टर है। तो अभी जब तक हम लोग फर्स्ट रीडिंग मार रहे हैं अपनी बुक की, उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा आपको याद करने पे ही भरोसा करना पड़ेगा
कि ये वाली स्केलर है। मान लीजिए आपका पहला टेस्ट हुआ जिसमें सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन केवल एक चैप्टर आ रहा है और उन्होंने पूछ लिया स्पेसिफिक हीट कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक हीट स्केलर होती है ना। अभी इस लेवल पे हम लोग रहेंगे, फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं कभी भी आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये याद ही करना है, रटने की विद्या मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज में भी मैंने बहुत सारी लिख दी, फिर भी एटसेट्रा यहाँ पे लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए नया होगा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इम्पल्स, ये सब अभी आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सब वेक्टर में आते हैं। ये अभी हम लोग थोड़ा मान लेते हैं। और जैसे ही ये जो ए पार्ट होगा जब एंड में आ जाएगा तो इसी वीडियो में मैं सबके नाम लिखूंगा, सबके फॉर्मूले लिखूंगा और ये सारी क्वांटिटीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप कमेंट्स में बताइए कि यहाँ कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल हवा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे इन्वॉल्व होते हैं स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज में, देखते हैं। देखिए भाई, मैग्नीट्यूड में भी दो चीजें होती हैं, एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और एक तो ये यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कह दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा स्पेसिफिक बात यह है कि मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें हैं, न्यूमेरिकल और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू 5 या न्यूमेरिकल वैल्यू 14, कुछ भी वैल्यू हो सकती है भाई, लेकिन यूनिट उसकी फिक्स रहेगी, क्वांटिटी से एसोसिएटेड यूनिट होगी। मास 5 kg भी हो सकता है, 200 kg भी हो सकता है, लेकिन मेजर कोशिश की जाएगी कि हर बार केजी में ही हो, जिससे कि हम लोग अच्छे से कंपेयर कर सकें। सेम यूनिट में मेजरमेंट करने से कंपैरिजन बढ़िया से हो पाता है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मास 5 kg है तो 5 kg अपवर्ड्स मास नहीं हो सकता। कुछ क्वांटिटीज ही ऐसी होती हैं जहां पे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती है, वही क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे टाइम है, टाइम की भी डायरेक्शन नहीं होती है, कुछ टाइम बस बढ़ता रहता है, लेकिन टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब लेंथ देखिए, लेंथ इधर से इधर भी नापी जाए तो भी 14 मीटर हो सकती है, इधर से इधर भी नापी जाए तो भी 14 मीटर हो सकती है। लेकिन लेंथ जैसा होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में ये मैटर करता है कि किस तरफ हमने डिस्प्लेस किया है ना। जैसे अगर आपको कानपुर से दिल्ली जाना पड़ेगा तो वो बताना पड़ेगा भाई हमें इस डायरेक्शन में जाना है, 500 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में 500 किलोमीटर चले गए तो भाई हम नेपाल भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है। फिर से देखो, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है और डायरेक्शन है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है और डायरेक्शन है। तो वहां दो चीजें चाहिए, दो चीजें मैग्नीट्यूड में शामिल है। यहाँ तीन चीजें चाहिए, दो चीजें मैग्नीट्यूड में और तीसरी चीज खुद डायरेक्शन है। तो स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत तो यहाँ पे भी होती है, साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। कब? जब वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी हो गया यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी 14 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर हो गया यूनिट और नॉर्थ हो गई डायरेक्शन। रेस्ट एंड मोशन, ऐसे तो देखा जाए तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो रेस्ट में है, कोई चीज अगर चल रही है तो वो मोशन में है। कोई चीज अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है तो वो रेस्ट में है, कोई चीज अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में। हम लोग यही जानते हैं अभी तक। अब लेकिन अब फिर विद रेस्पेक्ट टू किसके फ्रेम में बात हो रही है, ये सब भी मैटर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है और अर्थ में आप किसी एक बस में यात्रा कर रहे थे, बस में जर्नी कर रहे थे और भाई व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, है ना। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि बस खराब हो गई,
तो बस रुक गई, खराब हो गई तो बस खड़ी हो गई। तो अब अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो बस रुकी हुई है, बस से निकलकर एक परेशान पैसेंजर बाहर आके खड़ा हो गया, वो भी कह रहा है कि यार बस तो रुकी हुई है ना। लेकिन अब सन के पास चले गए, सन बहुत दूर है इसलिए मैंने इतना छोटा बनाया है, सन अर्थ से छोटा नहीं है। तो सन से अगर देखा जाए तो वो कहेगा कि अरे भाई अर्थ तो मेरा ही चक्कर लगा रही है, और अर्थ मेरा चक्कर लगा रही है, अर्थ के ऊपर बस पड़ी हुई है, तो जब अर्थ चल रही है साथ साथ में बस भी मेरा चक्कर लगा रही है। तो सन कहेगा बस इज इन मोशन, और अर्थ कहेगी बस इज इन रेस्ट, ये आदमी कहेगा बस इज इन रेस्ट। तो रेस्ट या मोशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि भाई हम सन की तरफ से देख रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सन हो गया, हम अगर अर्थ की तरफ से देख रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ हो गया। ये तो अगर कोई चीज अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट में है, रुकी हुई है, कोई मोशन नहीं कर रही है, तो सिचुएशन रेस्ट वाली है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर बाकी सारी कंडीशंस में जो बॉडी है मोशन में है ना। तो इमीडिएट सराउंडिंग मतलब इस बस की इमीडिएट सराउंडिंग क्या हो गई, अर्थ, इस बस की इमीडिएट सराउंडिंग क्या हो गई, ये परेशान पैसेंजर। और ऐसे देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में हर चीज चल ही रही है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। अब सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो फिर से अपनी बस के पास आए, इस बार बस खराब नहीं है, बस सही है, बस चल सकती है, बस का खुद पर बस चल रहा है। ये जो है बस होती है, मैंने अभी गूगल में देखा कि भाई बस इंडिया में कितनी लंबी होती हैं, तो बस 12 मीटर्स की पहले एक मतलब मैक्सिमम लिमिट रखी गई थी कि इससे लंबी बस नहीं हो सकती, लेकिन अभी वो लिमिट बढ़ाकर 13.5 मीटर कर दी गई। मान लो अपनी थोड़ी छोटी बस है 10 मीटर की है, तो अब यार ये 10 मीटर की बस अगर बहुत जरा सा चली है ना, मतलब यहाँ सेंटर पॉइंट है, यहाँ से चल के बस यहीं तक आ गई, तब तो वो अपनी ही पोजीशन बड़ी हल्की से चेंज कर पाई। यहाँ पर डिस्टेंस के सामने बस बहुत बड़ी है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, क्या फायदा, बस ज्यादा चल ही नहीं पाई। अब लेकिन बस चली कानपुर से और पहुंच गई दिल्ली, ठीक है, तो बस 10 मीटर है और कानपुर से दिल्ली 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जाए तो ये भाई बहुत ही बड़ा नंबर आ गया है ना। 10 मीटर की बस और इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन में हम इस पूरी बस को बस ना मानकर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान सकते हैं कि ये पॉइंट यहां से चलकर यहां आ गया है। तो इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज मच लार्जर देन इट्स ओन साइज देन द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट पार्टिकल, ऐसा आपकी बुक कह रही है। कई लोग कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और कोई सिर्फ पार्टिकल कह देता है। तीनों में से कोई भी नाम हो, एक ही बात है कि हाँ भाई जो ऑब्जेक्ट साइज है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड से बहुत छोटा है। वन डायमेंशन मोशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप 11th में जाएंगे तो एक चैप्टर ही होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर किसी बुक्स में उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहेंगे। तो ये बोले या ये बोले या ये बोले सब एक ही बात है। ये वाला नाम मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि खुद ही बोल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वो वन डायमेंशनल मोशन होती है। तो जैसे कि बस ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक पहुंच गए, है ना। तो जैसे ट्रेन चल रही हो या कार चल रही हो, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये नहीं कि ट्रेन के ट्रैक जो है मुड़ जा रहे हैं तो फिर वो वन डायमेंशन नहीं होगी, या कार जो है हमारी लेफ्ट टर्न ले रही है तो ये वन डायमेंशन नहीं होगा। पत्थर अगर गिर रहा है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड तो वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन चलेगा। अब यार पत्थर गिर रहा है लेकिन साथ में हवा भी चला दी गई तो पत्थर गिरेगा तो है ही है, वो आगे भी जाएगा, तो फिर वहाँ वो कर्व में चलने लगेगा, तो फिर वो मोशन इन वन डायमेंशन ना होके मोशन इन टू डायमेंशन हो सकता है, मोशन इन
3 डायमेंशन भी हो सकता है। तो जब हम 1 डायमेंशनल मोशन करेंगे तब लेटरल डायरेक्शन में कहीं पे भी मूवमेंट नहीं होगा, साइडवेज मूवमेंट नहीं होगा। यानी हमारी ट्रेन ऐसे ही चलेगी, ये नहीं ट्रेन ऐसे चल के ऐसे भी चल रही है, ये नहीं होगा। ऐसे चलने को बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन में चलना या साइडवेज में चलना। लेकिन देखिए जब ट्रेन मुड़ जाती है तो एक तरीके से ये ऐसे तो चल ही रही है, ये वाला जब टर्निंग लेती है तो टर्निंग लेने में साइडवेज चलने लगती है थोड़ा सा, तो इसीलिए फिर वो मोशन इन 2 डायमेंशन हो जाता है। तो अगर कर्व में कोई चीज चले, जैसे मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, हमारी बॉडी जो है या ट्रेन जो है वो टर्न ले रही है इसी प्लेन ऑफ बोर्ड में, तो वो 2 डायमेंशन होगा। लेकिन अगर अब कर्व में भी जाना है और ये ऊपर आ जा रहा है, जैसे मच्छर उड़ते हैं, तो मच्छर कैसे उड़ते हैं, मोशन इन अ 3 डायमेंशन। तो अगर एक ही प्लेन में कर्व ट्रेस किया जा रहा है तो वो 2 डायमेंशन मोशन है, और अगर स्पेस में मतलब 3D में किया जा रहा है, हवा में किया जा रहा है, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। वैसे भी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत ही खुशी की बात यह है कि जब तक हम लोग इस क्लास में हैं तब तक हमें 1 डायमेंशनल मोशन ही पढ़ना है, 2 डायमेंशन भी नहीं पढ़ना है, 3 डायमेंशन भी नहीं पढ़ना है। अब ओलंपियाड वगैरह में एक आसान सा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि एक बॉडी जो है वो सर्कल में चल रही है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रही है। तो बताइए अब इसका मोशन कैसा है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? तो मैं खुद ही बता देता हूं, आंसर है 2 डायमेंशनल। अब मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पत्थर है, उसे नीचे गिराया जा रहा है एक बिल्डिंग के टॉप से, तो ये उसकी पोजीशन है, कब कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 3 पे, और t इज इक्वल टू 4 पे। बिल्डिंग और भी गहरी है और भी नीचे तक है। अभी शुरुआत के 4 सेकंड में ही हमारे टेबल ने कितनी यात्रा की वो देख रहे हैं। तो टाइम टी जो टेबल है उसने सब कुछ बता दिया कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 में पोजीशन 0 थी, मतलब x 0 था, फिर 20, फिर 5 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 45 हो गया, और फिर 80 हो गया। यहाँ पे मतलब ये बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो है उसे ज्यादा तेजी से नीचे बुला रही है हर अगले सेकंड में। देखिए पहले सेकंड में उसने सिर्फ 5 मीटर चला, अगले सेकंड में उसने 5 से 20 पहुंच गया, 15 मीटर चला, उसके अगले सेकंड में वो 20 से 45 चला गया, यानी कि 25 मीटर चला, और उसके अगले सेकंड में उसने और भी ज्यादा चला, वो 45 से 80 चला गया, यानी कि उसने 35 मीटर चला। तो 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर ऐसे हो रहा है ना। 5 से 10 ज्यादा 15, 15 से 10 ज्यादा 25, और 25 से 10 ज्यादा 35। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन ये थोड़ा सा बाद में आपको समझ में आएगा, अभी आप इसके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़िए। अभी बस मतलब इसी साल आ जाएगा यार, इसी चैप्टर में आ जाएगा। अभी एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने, इसलिए जब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि अगर कोई चीज लगातार नीचे गिर रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रही है, फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन 1 डायमेंशन है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ में, है ना। तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ में तो भाई एक्स एक्सिस भी होती है और वाई एक्सिस भी होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही डायमेंशन में ही हो रहा है, तो एक्स एक्सिस को भी हम लोग इसी डायरेक्शन में रख दे रहे हैं, और टाइम को भी इसी डायमेंशन में रख दे रहे हैं, इसी डायरेक्शन में रख दे रहे हैं। और आप देखिए कि जो ये था t इज इक्वल टू 1 कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो गया, t इज इक्वल टू 2 हो गया, थोड़ा और ज्यादा हो गया, t इज इक्वल टू 3 हो गया,
और ज्यादा हो गया तो t इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे भी वही है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 80। इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो अब बहुत आसानी से आपने समझ लिया होगा यार कि ये जो चीज वर्टिकली गिर रही है, मतलब टी 0 0 1 5 2 23 45 और 4 80 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए है ना। जो चीज ऐसे थी उसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये काम किया जा सकता है मोशन इन वन डायमेंशन में। अब सीखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, और उन दोनों के बीच में फर्क क्या है वो भी जानेंगे। देखिए पहली बात तो मान लीजिए कि कोई बॉडी ने डिसाइड किया है कि हम ऐसे बढ़िया घूमते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जब घूमते हुए जाएंगे तो कर्व में चल रहे हैं, इस ब्लैक रास्ते को आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय किया गया था ना, कुछ ऐसा रास्ता है ना, इसे आप डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन ये जो डॉटेड रेड रास्ता है इसे आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल पाथ लिया गया है उसकी टोटल लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट कहता है हमें एक्चुअल पाथ से कोई मतलब नहीं है, आप हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट बताइए और एंडिंग पॉइंट बताइए, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करती, क्योंकि अभी यार अगर मान लो हम एक नया पाथ बना ले ऐसा तो नई डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। याद रखिएगा डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए डिस्टेंस जो है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ज्यादातर चीजें जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं। जैसे आप मास स्केलर क्वांटिटी, आपने नेगेटिव मास नहीं सुना होगा। जैसे टाइम स्केलर क्वांटिटी है, आपने नेगेटिव टाइम नहीं सुना होगा। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा, मतलब यार अगर बॉडी मूव ही नहीं की गई है तो अब तो कोई बात नहीं, तब डिस्टेंस 0 हो सकती है एक्सट्रीम केस में। लेकिन अगर बॉडी जरा सी भी मूव करके भले लौट कर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए तब भी डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप ये कह सकते हो। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी लेस देन 0, सब चीज पॉसिबल है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन ले सकता है। अच्छा, अब यहां पर ये दो बातें लिखी गई हैं, चारों बातें काफी रिलेटेड हैं आपस में, ये दो और ये। डिस्टेंस मे नॉट बी 0 इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब इस पॉइंट को समझिए यार, देखिए अगर ये ऐसे गया और घूमते घामते यहीं आ गया तो यार इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो तो लौट के अपनी ही जगह आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। इवन इफ डिस्प्लेसमेंट 0 बट द डिस्टेंस इज नॉट 0। डिस्टेंस तो ये काली वाली पूरी बहुत ज्यादा चल गई। अब इसके जैसा पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन इफ डिस्टेंस इज नॉन 0। तो डिस्टेंस देखो खूब सारी है, नॉन 0 है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट पे रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं, डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो। तो यार अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नॉन जीरो है तो कुछ ना कुछ तो चला होगा, यानी इनिशियल और फाइनल में फासला होगा। तब कहीं से भी आप घूम फिर कर आए, कहीं से भी जाएं, लेकिन इनिशियल से आपको फाइनल पे तो जाना ही पड़ेगा। और इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो पक्का है कि डिस्टेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर नॉन जीरो है तो पक्का है कि डिस्टेंस भी नॉन जीरो होगा। वो ये वाला पॉइंट है, इट इज ऑलवेज जीरो इफ डिस्टेंस इज जीरो। अगर बॉडी मूव ही नहीं की है, वही है, टाइम बढ़ता जा रहा, बॉडी वही है, बस खराब हो गई है, तो अब इस केस में यार डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। क्योंकि डिस्टेंस जीरो है इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो ये सारी बातें आप अच्छे से समझिए। अब आखिरी बात हम लोग ये भूलेंगे कि हमेशा आपने देखा कि काला वाला रास्ता जो है वो लाल वाले रास्ते से बड़ा है। काला वाला रास्ता जो है वो डिस्टेंस है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोग लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब ओलंपियाड में और आगे जाके जेई जैसे एग्जाम में आपका टेम्परामेंट डेवलप करेगा कि इनइक्वालिटी लगा दी हम लोग ने यहाँ पे। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, एक्सट्रीम केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? मान लीजिए कि आप गए ही स्ट्रेट लाइन में थे, है ना, ये भी तो हो सकता है यार, सीधे भी तो चल सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा नशे में रहेंगे। तो काला वाला स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस है, लाल वाला तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए, है ना। इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बस डायरेक्शन लेकिन नहीं चेंज होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहे हैं एक बार पीछे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब आगे जा रहे हैं तो फिर आगे ही जाइए, तब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करें भाई? हम लोग क्या करेंगे, एक एरो बना लेंगे। ठीक है, मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक एरो बना लिया, एरो में एक हेड होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब एरो हेड बता रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में, ये है ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें एक स्केल भी हम लोग चूज कर लेंगे, जैसे मान लो कि 50 मीटर डिस्प्लेस 50 मीटर ड्यू ईस्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट तो इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, 50 मीटर की एक लाइन बना ले लो। 50 मीटर की एक लाइन पेपर में बना ही नहीं पाओगे आप, तो इससे बढ़िया है आप 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। 1 2 3 4 5, है ना। ये लेंथ में कितनी है? 5 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? 50 मीटर। अब यहाँ 50 मीटर लिख लीजिए, 50 मीटर ड्यू ईस्ट लिखने की भी जरूरत नहीं। यहां से यहां तक पेपर में जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो अब 5 सेंटीमीटर जो है वो 50 मीटर के बराबर है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू 10 मीटर ऑन ग्राउंड। यही चीज क्या बन जाएगा? स्केल बन जाएगा। जैसे पहले ग्राफ प्लॉट करते थे वहां भी स्केल लिखते थे। तो अब आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये एरो बनाना पड़ेगा, 50 मीटर बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि ईस्ट डायरेक्शन दिया गया है तो ईस्ट में ही हो। अब अगर नॉर्थ में होते तो यही एरो ऐसे बनाना पड़ता, अब अगर वेस्ट में हो तो यही एरो ऐसे बनाना पड़ता। स्केल भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। स्केल आप बदलते जाएंगे तो एरो हेड की जो लेंथ है, एरो लेंथ जो है वो चेंज होती रहेगी।
अब उसके बाद एक और फाइनल चीज करते हैं, इस समय का फाइनल। अब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी बुक में 3, 4, 5 का दिया हुआ है, मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए 12 मीटर चली कोई बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में चली 5 मीटर। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होगा। एक्चुअल पाथ क्या है? 12 चली है, सच में चली है भाई, और 5 चली है, सही में चली है, तो 12, 5, 17 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा भाई? हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताओ, हमें रास्ते से मतलब नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं नहीं, ये है यार इनिशियल पोजीशन, ये है यार फाइनल पोजीशन, तो जोड़ दो। और ये वेक्टर है ना, इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर देखता है अपना। तो अब इसको जोड़ दिया, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लो। वैसे कुछ लोग को तो पता ही है। इसको x मान लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू 13 मीटर। माइनस हो नहीं सकता, इसलिए इसे हमने मतलब ये जो है 13 मीटर आ गया। ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 मीटर आ गया। वेरी सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल से फाइनल तक की दूरी, सिर्फ यहां से लेके यहां तक। तो दिस इज 13 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक बार और हम लोग ने एक एग्जांपल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बारीकियों को समझ लिया।